नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री गोविंदम क्लासेज पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जीओसी पढ़ रहे हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने आईयूपीएससी कंप्लीट पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना शुरू किया था। अभिक्रियाएं हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समाव्यवता, जिसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से एक या दो प्रश्न या हो सकता है कभी कभी 3 प्रश्न भी आ जाते हैं, हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आप ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना। वेरी सिंपल टॉपिक है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है ना, इजी टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। देखो, केमिस्ट्री में 2 प्रकार के टॉपिक हैं। कुछ चैप्टर से टॉपिक ऐसे हैं जिनमें टोटली रिएक्शन ही रिएक्शन है, वो थोड़ा सा हमें अटेंशन वहां पे बढ़ाना पड़ता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें थ्योरी है, थ्योरी बेस्ड कुछ रिएक्शन है। अब केमिस्ट्री है तो रिएक्शन तो होगी, बट वो इजी गोइंग होती है। अगर हमें थ्योरी समझ में आ चुकी है, लॉजिक उसका समझ में आ गया है, तो हम उस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, हमें अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना है, अपने आप को इस प्रकार से प्रिपेयर करना है कि एग्जाम में अगर कैसा भी कोई भी प्रश्न आए तो उसको हम अटेम्प्ट कर सकें। हमारा आफ्टर ऑल गोल क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन को राइट अटेम्प्ट करना, ना कि उसको तुक्का लगाना है, गलत अटेम्प्ट करना। और उसके लिए हमें उसका लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए, और हम आपकी यही हेल्प करते हैं कि हम आपको बस उसको लॉजिक को इजी करके समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं समाव्यवता के बारे में। नेक्स्ट पेज से कॉपी के सबसे ऊपर जय श्री कृष्णा लिख के, या फिर आपके जो भी देवी देवता जिन्हें आप पूछते हैं नाम लिख के समाव्यवता टॉपिक डाल दीजिए। शुरू करते हैं समाव्यवता का। सबसे पहले तो ये जो शब्द है समाव्यवता, आइसोमेरिज्म शब्द जो दिया था बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ओके, इसका क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। यह जो शब्द है वो किन्होंने दिया था, बर्जीलियस ने दिया था। अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। तो देखिए, सिंपल सी बात, मैंने लास्ट टॉपिक में भी इसको छेड़ा था थोड़ा सा समाव्यवता को कि क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, पहले मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूं, उसके बाद में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सपोज कीजिए ये मैं हूं। अब थोड़ी शक्ल अच्छी सी बनेगी मेरी, है ना। ये एकदम से टिंग टांग टिंग करके मैं हूं, जिसका वेट जो है कितना मान है, कितना हुई है, 20-30 किलो तो होगा, 60 किलो मान लेते हैं, 60 kg वेट है। ओके, और एक यहां पर सपोज करो ये एक दीवार है ना। ये एक दीवार है या ईंट रखी हुई है या फिर कुछ भी एक सॉलिड पार्ट है। ठीक है, सॉलिड पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे इसका भी अगर हम वेट की बात करें तो इसका भी वेट कितना है, 60 kg है। यहाँ पे देखो ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, मतलब कोई भी आप 2 चीज ले सकते हैं जिनको जो सिमिलर हैं। इंटरनली इसका वेट भी सिमिलर है, ये भी एक वस्तु है। इंटरनली इसका वेट भी सिमिलर है, लेकिन दोनों की यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का आकार हम देखते हैं, आकार या दोनों की हम संरचना देखते हैं, तो वो संरचना जो है कैसी है, वो भिन्न भिन्न है। वो संरचना कैसी है, भिन्न भिन्न है। ये चीज हमें दिख रही है, राइट। अब आ जाओ केमिस्ट्री पे अपने, है ना। ये चुन्नू मुन्नू को तो छोड़ दो इधर साइड में, आ जाओ केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में क्या होते हैं बेटा, यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, जिसमें क्या होता है 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम बात करें कोई भी, जैसे कि CH3 ऐसे कोई यौगिक ले लेते हैं, सिंपल है ना। ये यौगिक है, सबसे छोटा है, ऐसे कई सारे बड़े यौगिक होते हैं। तो इन यौगिकों के क्या है, 2 चीज होती हैं। यौगिकों के आपको दिख रहा है इधर, 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है उसका अणुसूत्र, समझने की पूरी कोशिश करना। एक तो होता है उसका अणुसूत्र, उसका फॉर्मूला, और दूसरी होती है उसकी संरचना, है ना, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी संरचना, उसकी स्ट्रक्चर। बस इस चीज को पकड़ लीजिए। यौगिक होते हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में यौगिक होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। उनमें क्या होते हैं, उनका कोई एक तो फिर फिक्स फॉर्मूला होता है कि भाई ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। एक होता है उसमें उसकी संरचनाएं। तो अब ये यौगिक हैं, लेकिन कुछ यौगिक ऐसे होते हैं, अब इसकी परिभाषा मैं आपको समझाने जा रहा हूं, तो यहां से ध्यान से सुनो। कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन उनकी भौतिक व रासायनिक, उनके जो गुण होते हैं, भौतिक व रासायनिक उनकी जो संरचनाएं होती हैं, वो कैसी होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। अणुसूत्र वेट तो समान है, लेकिन देखने में ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है ना। तो अणुसूत्र तो समान होंगे, वेट दोनों का सेम है। तो कोई भी यौगिक है, कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी यौगिक जिसका फॉर्मूला सेम रहेगा, अणुसूत्र उसके समान रहेंगे, उसका मॉलिक्यूलर वेट जितना है उतना ही रहेगा कि भाई इतने कार्बन है, इतने हाइड्रोजन, इतने ऑक्सीजन, इतने नाइट्रोजन है, जितने हैं वो उतने ही रहेंगे, लेकिन वो अलग अलग प्रकार से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। उसकी संरचनाएं जो होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो ये जो यौगिक होते हैं, ये यौगिक हमारे समावयवी यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समावयवी यौगिक कहलाते हैं। ये यौगिक कहलाएंगे, ध्यान रखना। समाव्यवता पे तो हम अभी तक पहुंचे ही नहीं है। ये जो यौगिक होते हैं ना, जो 2 रूप वाले, 2 मुंह वाले, जैसे आपने होता है कभी कभी
जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अब आपके सामने हूं तो मैं एज ए टीचर हूं, जब मैं घर रहूंगा तो घर पे मम्मी पापा के सामने रहूंगा, उनके लिए मैं बेटे के रूप में रहूंगा, भैया के साथ हूं तो भाई के रूप में रहूंगा, बहन के साथ हूं बहन के रूप में रहूंगा, बस यही दुनिया है। ठीक है, और ना और कोई नहीं है ना। सो अब यहाँ पे क्या है, अणुसूत्र तो समान है लेकिन उसकी संरचनाएं अलग अलग हो रही है। तो इस प्रकार के ये जो यौगिक होते हैं ये यौगिक समावयवी यौगिक कहलाएंगे। और ये जो पूरी घटना होती है कि भाई यौगिक अलग अलग प्रकार की संरचना दर्शा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के गुण दर्शा रहे हैं, इस घटना को हम क्या कहते हैं बेटा, इस घटना को हम समावयवता कहते हैं। लिखने की याद करने की जरूरत नहीं है, यही समझ जाओ। एग्जाम्पल मैंने मेरा खुद का ही दे दिया है, ठीक है, तो आप अपना भी ले सकते हो, मैंने खुद का दिया क्योंकि आप अपना ले सकोगे, है ना। तो हम देखते हैं कि हम एक ही हैं लेकिन अलग अलग जगह हम अलग अलग रोल निभाते हैं लाइफ में, है ना। और सबसे अच्छा इंसान सबसे अच्छा एक्टर कौन होता है, जो हर रोल को बखूबी से निभाता है। टीचर हूं तो टीचर के रोल को बखूबी से निभाऊंगा, एक बेटे के रोल को बखूबी से निभाऊंगा, एक भाई के रोल को, वही इंसान सक्सेस होता है। ध्यान रखना इस बात को, है ना। तो मोटिवेशनल आपको मिलता रहेगा बीच बीच में। तो समझ में आ गया है परिभाषा। अब इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, समावयवता शब्द जो है बर्जीलेस ने दिया था, है ना। दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, ठीक है। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनके भौतिक व क्या आएगा नेक्स्ट, रासायनिक, लेकिन उनके भौतिक व रासायनिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है, लेकिन उनके भौतिक व रासायनिक गुणों में भिन्नता पाई जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपको दो चीजें जो है वो ध्यान रखनी है। पहली चीज तो क्या ध्यान रखनी है कि इसका जो अणुसूत्र होगा वो कैसा होगा, समान होगा। और दूसरी चीज याद रखनी है, इनके भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं उनमें क्या होती है, भिन्नता होती है। ये दो वर्ड या दो लाइनें जो है आपको मेन इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन से याद रखना है। समावयवता हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लॉजिक समझ लो, सूत्र एक रहेगा उसकी संरचना अलग अलग रहेंगी। एक लाइन में खत्म करें तो ठीक है, सूत्र एक रहेगा उस यौगिक का लेकिन उनकी संरचनाएं अलग अलग हो जाएंगी। लिख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कीजिए। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग डालना इसमें, समावयवता का वर्गीकरण। समावयवता का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। लिख लिया। चलिए लिखना, समावयवता मुख्यतः दो प्रकार की होती है। समावयवता मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला लिखना संरचनात्मक समावयवता और दूसरा लिखना त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता कितने प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती है मेनली। तो पहला है संरचनात्मक समावयवता और दूसरा है त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता जो होती है वो अगेन 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है श्रृंखला समावयवता। आप इसी प्रकार से टेबल बनाना, ठीक है। श्रृंखला समावयवता, दूसरा है स्थिति समावयवता, तीसरा है क्रियात्मक समावयवता। श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक, मध्यावयवता, समावयवता और लास्ट हमारी आ जाती है चलावयवता समावयवता।
ठीक है, तो ये कितने प्रकार हो गई, 1 2 3 4 और 5 प्रकार होती है। त्रिविम समावता की बात करते हैं तो यह 2 प्रकार होती है, प्रकाशिक और ज्यामितीय। पहला है प्रकाशिक और दूसरा है ज्यामितीय। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा लेकिन, ठीक है, ये हमें समझने के लिए है। क्वेश्चन इनमें से आगे बनेंगे, इनके जो हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। हम समावता पढ़ रहे हैं, समावता की एक तो परिभाषा पढ़ ली, वहां से हमारे क्वेश्चन बनता है कि क्या समान होता है और क्या अलग अलग होता है। सिर्फ एक लाइन हमें याद रखनी है ना, सूत्र समान होता है, गुण जो है वो अलग अलग होते हैं। एक क्वेश्चन तो वो वहां से क्लियर हो गया। समावता का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है संरचनात्मक समावता और दूसरा है त्रिविम समावता। राइट, यही याद करो। समावता जो होती है वो 2 प्रकार होती है, जिसमें पहला संरचनात्मक समावता है वो अगेन 5 प्रकार की होती है। श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक, ये 3 याद कर लो। श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक। मेरी श्रृंखला ऐसी है, मैं क्या काम कर रहा हूं, एक्टिविटी, क्रिया, श्रृंखला, श्रृंखला है ना, मेरी श्रृंखला ऐसी है। स्थिति, मैं कहां पे खड़ा हूं, यहां पे हूं, मेरी स्थिति कैसी है, ऐसी स्थिति है। क्रियात्मक, मैं कौन सी एक्टिविटीज कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक्टिविटी हो गया। और उसके बाद में आता है मध्यवर्ता और चलावर्ता। बीच बोर्ड के बीच में रुका हूं मैं, मध्यवर्ता है, और उसके बाद क्लास खत्म होते मैं यहां से चला जाऊंगा, चलावर्ता। ओके, तो श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक, श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक, इन तीनों को एक साथ याद कर लो, और मध्य में से चला जाएगा, मध्यवर्ता और चलावर्ता। ठीक है, चले जाएंगे। ओके, उसके बाद में ये हमें सिंपल याद रखना है, त्रिविम समावता, प्रकाशिक और ज्यामिति 2 प्रकार की होती है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। अब हम इनके बारे में एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डाल लेना, श्रृंखला समावता। पहले तो संरचनात्मक समावता को समझिए, रुकिए, पहले संरचनात्मक समावता को समझिए क्या होता है, फिर इनके बारे में पढ़ेंगे ना। तो इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं छोटी सी मैं आपको। संरचनात्मक समावता का मतलब वही है जो हमने अभी पढ़ा था। समावता की जो डेफिनेशन पढ़ी थी वही इसकी डेफिनेशन होगी कि भाई ऐसे कई सारे यौगिक होते हैं जिनके सूत्र समान होते हैं लेकिन उनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अणुसूत्र तो समान होता है, अणुसूत्र तो क्या होगा, समान होगा, लेकिन अगर हम उसमें बात करते हैं संरचना जो है वो भिन्न भिन्न होती है। बस यही चीज हमें इसमें ऐड करें। संरचना जो है वो कैसी होगी, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना भिन्न भिन्न होगी, तो इसीलिए हम उसको संरचनात्मक समावता कहेंगे। लिख लिया, आगे लिखना इसमें नेक्स्ट कि अब इसमें होता क्या है। देखो, संरचनात्मक समावता में जो हमने 5 प्रकार के देखे थे, तो एक्चुअली होता क्या है, अब मैं कहां लिखूं पहले समझा देता हूं। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें कोई भी जो श्रृंखला है, जैसे कि ये एक श्रृंखला है, तो इस श्रृंखला में ये जो सह संयोजन बंध के द्वारा एक दूसरे से ये यौगिक जो है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, इससे ये जुड़ा हुआ है, इससे ये जुड़ा हुआ है, इससे ये जुड़ा हुआ है। तो एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, बंधों का परिवर्तन। ये जो बंध हैं, बंध से जुड़े जो यौगिक हैं, इनमें परिवर्तन आ जाएगा। ये परिवर्तित हो जाएंगे तो उससे क्या है, उसकी पूरी संरचना जो है वो बदल जाएगी, और संरचना बदल गई तो फिर क्या हो जाएगी, वो संरचनात्मक समावता हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अणुओं में जो सहसंयोजी रूप से बंधे हुए जो परमाणु हैं उनके क्रम में भिन्नता पाई जाती है। ये जैसे 1 2 3 4 5 इस प्रकार जुड़े, सपोज करो इसको उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा तो इसके क्रम में परिवर्तन आ गया है ना। तो सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए परमाणुओं के क्रम में परिवर्तन आता है। लिख लेना इस लाइन को। ये हेडिंग डाल ली थी संरचनात्मक समावता, उसमें फर्स्ट ये लाइन लिखनी है। सेकंड लिखना कि इस समावता में आबंधित परमाणु, आबंधित परमाणुओं की स्थिति में परिवर्तन आता है, स्थिति में परिवर्तन आता है, उनकी स्थिति बदल जाएगी। ठीक है, उनकी स्थिति या फिर परमाणु के क्रम में परिवर्तन आता है, स्थिति या क्रम। भाई पहले इस क्रम से जुड़े हैं फिर दूसरा क्रम आ जाएगा, इस प्रकार से स्थिति या क्रम में परिवर्तन आता है तो उसे हम संरचनात्मक समावता कहते हैं।
अब इसमें फर्स्ट हेडिंग डालना श्रृंखला समावेयता, जो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हेडिंग डालना श्रृंखला समावेयता। देखो आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना, बहुत टॉपिक को मैं बहुत ही इजी करके आपको बता रहा हूँ, है ना। सो कोशिश करना समझने की। नया टॉपिक है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए केमिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी नई होती है। और एक तो दिमाग में से ना यार ये हवन निकाल दो कि केमिस्ट्री टफ है, केमिस्ट्री टफ है, नहीं केमिस्ट्री टफ है, ये हवन निकाल दो, ठीक है। एक्चुअली नहीं है केमिस्ट्री टफ। मैं कह रहा हूँ ना, एक बार बैठो, ऐप के अंदर मैंने जितने भी चैप्टर दे रखे हैं, अभी कुछ दिन की अगर आपको छुट्टी रहेगी तो जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स की वीडियोस को वापस से देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, कट समझ में आएगा, ठीक है। तो डर मत बेटा, सोचो ही मत कि केमिस्ट्री टफ है। केमिस्ट्री को सबसे आगे रखो, सबसे प्रायोरिटी पे रखो, अगर सिलेक्शन चाहते हो, अगर अच्छी रैंक चाहते हो तो, क्योंकि जिसको हम बार बार पढ़ोगे, याद करोगे, वो आपकी फेवरेट बन जाएगी। अगर केमिस्ट्री फेवरेट बन गई तो नैया पार है ना, गंगा जी नहा के आ जाओगे फिर तुम। क्या हेडिंग डालनी थी? श्रृंखला समावेयता। अच्छा लगता है ना इसे? चलिए, श्रृंखला समावेयता, इसमें क्या होगा? सबसे पहले तो इसको हम क्या कहते हैं? कंकालीय, कंकालीय या नाभिकीय समावेयता भी कहते हैं। कंकालीय या नाभिकीय समावेयता भी कहते हैं। इसका एक तो ये नाम भी होता है, ध्यान रखना। इसमें क्या होगा? देखो, अब मैं आपको एक राज की बात बताऊं। जितने भी समावेयता हैं, श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक, मध्य और चलावेयता, है ना। श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक, मध्य और चलावेयता, ये 5 हमारी हैं। अब इनको क्या करना है? याद कैसे करना है? याद करना ही नहीं है हमें, बस ये करना है कि उस समावेयता का जो नाम है वही वो हरकतें करेगा। भाई कोई इंसान, जैसे मैंने कहा कि इंसान अलग अलग रोल निभाता है। अब मैं यहाँ पे क्या एक्टिविटी कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे पढ़ाने की एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो मैं टीचर कहलाऊंगा, समझ रहे हो। मैं अगर अब चोरी करूंगा तो मैं चोर कहलाऊंगा, मैं अगर वकालत करूंगा तो वकील कहलाऊंगा, मैं अगर किसी मरीज का इलाज करूंगा तो डॉक्टर कहलाऊंगा। तो जो मेरी एक्टिविटीज हैं, जो मेरी हरकतें हैं, उनके आधार पर मुझे नाम दे दिया जाता है। एक्चुअली मैं वो तो हुई नहीं, है ना, मैं ही नहीं हूं। ये आपको तो दिख रहा है, ये तो शरीर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे यही हो रहा है कि जो एक्टिविटी है उनके आधार पर हमें उसका नाम दे दिया जाता है। आप अच्छे हो, इंटेलिजेंट हो, सिंसियर बच्चा है, सिंसियर बच्ची है हमारे दूध की धुली है, दूध का धुला है हमारा, है ना। ये हमारा मक्खन से धुला है, ये इससे धुला है, सब धुले हैं यहाँ पे, कोई गंदा नहीं है, हम ही है बस, है ना। तो बात चल रही थी एक्टिविटी। तो ये जितनी भी जो समावेयता जो हमने पढ़ी है, इनका नाम जो है ये एक्चुअली इनकी एक्टिविटीज के आधार पर है कि वो हरकत उसमें हो रही है, इसीलिए उसका नाम वो पड़ा है, समझ गए। तो श्रृंखला समावेयता को तो छोड़ दो, श्रृंखला की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई जो भी यौगिक होगा, क्योंकि ये समावेयता किसमें होती है? यौगिकों में होती है ना। जो भी यौगिक होगा उस यौगिक की श्रृंखला में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? श्रृंखला पड़ा है। समझ में आ गया ना कंसेप्ट? चलिए आइए, है ना। तो श्रृंखला समावेयता का क्या हो जाएगी परिभाषा कि कार्बन परमाणु की इस समावेयता में, ऐसा लिखना, इस समावेयता, आप लिखिए, मैं साइड डाल देता हूं बेटा। इस समावेयता में कार्बन यौगिक की श्रृंखला में परिवर्तन आता है। इस समावेयता में कार्बन यौगिकों की श्रृंखला में परिवर्तन आता है। लिख लिया? कार्बन की श्रृंखला में परिवर्तन आता है, अर्थात कार्बन की भिन्न भिन्न संरचनाएं, जिसमें या तो वो रेखीय संरचना हो सकती है ना, या वो श्रृंखला समावेयता श्रृंखला हो सकती है, रेखीय या शाखित लिख लो, शाखित। होती है ऐसी
समावयवता को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, मैं जो बोल रहा हूँ समझ लो। पहली बात तो इसको हम कंकालीय या नाभिकीय समावयवता कहते हैं। कंकालीय मतलब इसके बाहर का कंकाल जो होता है किसी भी यौगिक का, श्रृंखला का, कंकाल में परिवर्तन आएगा, है ना। कंकाल मतलब हमारा ढांचा, हमारा कंकाल जो है वो फिक्स है, उसमें परिवर्तन आएगा। हमारा है, मैं भी 60 किलो का हूँ, 60 किलो की एक भैंस ले लो तो हमारा और उसका कंकाल अलग हो गया, है ना। 60 किलो का कोई और दूसरा जानवर ले लो, कोई दूसरी चीज ले लो, इस प्रकार से। तो इसमें कार्बन की जो श्रृंखला है उसमें परिवर्तन आएगा, और वो श्रृंखला अब मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। श्रृंखला में परिवर्तन आएगा, और श्रृंखला में क्या होता है, वो दो प्रकार की हो सकती है श्रृंखला जो है, या तो रेखीय श्रृंखला या साखित श्रृंखला होती है। रेखीय जो है वो साखित में परिवर्तन हो जाएगा, साखित जो है वो रेखीय में परिवर्तित तो हो सकती है। एग्जाम्पल ले लो ना, लोड क्यों ले रहे हो, है ना। एग्जाम्पल सबसे समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं आपको, एन ब्यूटेन ले लेता हूं। क्या लूं मैं? एन, और मैं होमवर्क भी दूंगा आज, आपको ध्यान रखना, वो मुझे बताना होगा, व्हाट्सएप पे फोटो भेजना होगा उसका आंसर। एन ब्यूटेन लो, इसकी क्या श्रृंखला बन सकते हैं, आप बनाओ, आईयूपीएसी पढ़ के आओ ना, पूरा बनाओ इसका आराम से। एन ब्यूटेन नाम से पता चला, जहां पे एन लग जाए वो सीधी सीधी श्रृंखला होती है, ठीक है, सामान्य समूह है। तो कितने ब्यूटेन मतलब ब्यूट 4 कार्बन, तो 1 2 3 4 संयोजकता पूरी कर दो, ये हो गया भाई। तो ये तो क्या हो गया, इसकी एन ब्यूटेन की श्रृंखला होगी। 4 कार्बन है मेरे पास में, इस 4 कार्बन को मैं दूसरे तरीके से कैसे बना सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी तो बना सकता हूं कि भाई 3 कार्बन में सीधे लगा दूं, और 1 कार्बन ये जो है इसको उठा के मैं यहाँ पे कहीं भी लगा दूं, बीच में यहां लगा दूं, संयोजकता पूरी कर लो इसकी, और CH3, ये भी तो बन सकती है श्रृंखला, बन सकती है, बन सकती है। दूसरे कार्बन पर एक CH3 लटका हुआ है, मैंने क्या बताया था, कौन सा समूह है, ये N समूह है, ये कौन सा समूह हो जाएगा, बताओ 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 बताओ। दूसरे कार्बन पर अगर एक CH3 लटका हुआ है तो वो कौन सा समूह होता है, आइसो समूह होता है, याद है कि नहीं है, कौन सा समूह होता है, आइसो, और क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ये बन गई समावयवता, खत्म बात। देखो क्या है, श्रृंखला समावयवता। क्या कह रहा है, श्रृंखला में परिवर्तन आएगा। भाई हमारे पास में 4 कार्बन थे, अच्छा इसका सूत्र नहीं लिखा मैंने, सूत्र की अगर हम बात करें तो मेरे पास में जो फॉर्मूला था वो क्या था, यहाँ लिख देते हैं। फर्स्ट जो है अगर मैं बात करूं तो 4 कार्बन है, C4H10, C4H10 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। मेरे पास में ये यौगिक है, ये क्या है, मेरा यौगिक है C4H10। मेरे को एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दिया गया है कि C4H10 के कितने समावयवी यौगिक बनेंगे, ये है। तो एक तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, उसका सिंपल बनाने की सोचूंगा। देखो कैसे क्वेश्चन को करना है हल। सबसे पहले मैं उसका सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा। 4 कार्बन है मेरे पास में, 4 के 4 कार्बन को सीधा लगा दूंगा और उसकी संयोजकता पूरी कर दूंगा जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहां से आपको एक दिमाग और लगाना है, ये क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे अटेंशन ध्यान करो पूरा। यहाँ पे आपको इस यौगिक को देख के समझ लेना है ना। इंसान को देख के जैसे हम समझ लेते हैं कि भाई ये कैसा है, इसके कितने रंग हैं, ये झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है, वैसे ही यौगिक को देख के ही आपको समझ लेना है कि ये किस समूह से बिलोंग कर रहा है। C4H10 कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या अगर दुगनी हो और दुगनी प्लस 2 हो तो वो कौन सा समूह कहलाएगा, याद करो। कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दुगनी प्लस 2 हो तो कौन सा समूह बन जाता है वो, बताओ बताओ बताओ। कार्बन की संख्या है माना कि n, उससे हाइड्रोजन की संख्या दुगनी हो 2n, दुगनी प्लस 2 हो तो कौन सा बन गया, क्या बन गया, ये एल्केन बन गया है बेटा। क्या बन गया है, एल्केन बन गया है। मतलब ये तो मुझे क्लियर हो गया कि ये जो इसने सूत्र दिया है भाई साहब ने, ये एल्केन है, मतलब इस पूरी श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड ही आएगा, एकल बंध ही आएगा। तो सबसे पहले तो सिंपल बना दो, फिर दूसरी स्टेप होती है हम उसका आइसो बना सकते हैं, तीसरी स्टेप होती है हम उसका नियो समूह बना सकते हैं। लेकिन नियो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नियो के लिए कम से कम 5 कार्बनों की आवश्यकता होती है ना, मैंने आपको बताया था वहां पे। आइसो समूह के लिए कम से कम 4 कार्बनों की आवश्यकता होगी, नियो समूह के लिए कम से कम 5 कार्बनों की आवश्यकता होगी। अगर इस कार्बन को हम हटा देते तो ये आइसो समूह बनता ही नहीं, ये सिंपल प्रोपेन बन जाता है ना। तो आइसो समूह के लिए कम से कम 4 कार्बनों की आवश्यकता होती है, और नियो समूह के लिए 5 कार्बनों की कम से कम आवश्यकता होती है, तब जाके पहला सदस्य बनता है। ओके, तो ये दोनों अलग अलग प्रकार की संरचना दर्शा रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगी, श्रृंखला समावयवता हो जाएगी। इसकी श्रृंखला का ये रेखीय श्रृंखला है, ये साकेत श्रृंखला है इसकी, है ना। ये कैसी है, साकेत श्रृंखला है कि नहीं। अब इसका हम आईयूपीएसी नाम भी लिख सकते हैं, 1 2 और 3। तो इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मेथिल, है ना। 2 नंबर पे प्रतिस्थापित हो गया, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, मेथ है तो प्रोप, एल्केन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। 2 मेथिल प्रोपेन इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। बताओ दिक्कत है यहाँ पे किसी को कोई, 2 मेथिल प्रोपेन इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा।
तो कुल मिला के लॉजिक क्या है कि यहाँ पे श्रृंखला में परिवर्तन आ रहा है, इसलिए इसको श्रृंखला समवर्तता कहते हैं। अब आपको एक एग्जांपल और करा देते हैं, ये नोट डाउन कीजिए पहले तो। कर लिया, चलिए, है ना। श्रृंखला समवर्तता में ही एक और एग्जांपल करा देता हूं। फिर जितना भी जो भी यौगिक मिल रहा है, अब आपको देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, सिलेक्शन लेना है तो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये थ्योरी कोई काम की नहीं है। मैं फिर कर रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ और मना भी कर रहा हूँ आपको। थ्योरी हमारे सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए होती है। हमें तो क्या करना है, हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। वहां पे हमें वहां पे नोट्स नहीं भरने हैं। हमें एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि बेटा तूने केमिस्ट्री की कितनी कॉपियां भरी, नोट्स जो बनाए 2 कॉपियां भर रखी 3, कोई ये नहीं पूछेगा कि तूने तेरे नोट्स किस अच्छे तरीके से बनाए, ब्लैक ब्लू पेन यूज किया, ग्रीन पेन यूज किया, रेड पेन यूज किया, अच्छे नोट्स बनाए नहीं बनाए, कोई नहीं पूछेगा। क्वेश्चन करके आ रहे हो नहीं कर। कभी कभी हमारे ऐसा होता है, कुछ बच्चे हैं लॉन्ग ईयर में बेचारे नोट्स बनाने में ध्यान देते हैं, 3 महीने तक तो अच्छे से ढंग से नोट्स बनाते हैं, तो टाइम निकलता है ना। तो वो चीज होती है। मेन हमारा टारगेट है क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि C5H12। अब इसका बोल देता है कि इस यौगिक के कितने, क्वेश्चन ऐसा आएगा, कितने समावयवी यौगिक बन सकते हैं, बनेंगे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बनेंगे। क्वेश्चन आएगा कि इस यौगिक के कोई भी सूत्र दे दिया जाएगा, इसके अधिकतम कितने समावयवी यौगिक बन सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला हमें क्या लॉजिक, क्या मैंने आपको बताया, सबसे पहले सिंपल बनाओ, एन वाला बनाओ, फिर आइसो वाला बनाओ, फिर नियो बनाओ, नियो वाला बनाओ। 3 तो ये फिक्स हो गए। उसके बाद में फिर जो प्रतिस्थापित समूह है उसको नचाते रहो, 1 पे 2 पे 3, अगर ज्यादा लंबी श्रृंखला है तो 1 पे 2 पे 3 पे, ऐसा करके अलग अलग बन जाएंगे वो, है ना। तो सबसे पहले मुझे पहला क्या बनाना है, सिंपल बनाना है। तो 5 कार्बन है, 5 का दुगना कितना होता है 10, 10 में 2 जोड़ा तो 12 रहा, मतलब दुगना प्लस 2 है, मतलब ये क्या है, एल्केन है। तो सिंपल 1 कार्बन की श्रृंखला बनेगी, है कि नहीं। 1 2 3 4 और 5, 1 कार्बन की, मतलब 5 कार्बन की एकल बंदी तो सीधी श्रृंखला बनेगी। अब उसकी वैलेंसी पूरी कर लो, CH3 CH2 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 और CH3। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका N पेंटेन। ये एक तो हमारा समावयवी यौगिक ये बन गया। दूसरा क्या बन सकता है, दूसरे में हमें आइसो समूह बनाना होता है ना। तो आइसो समूह क्या होता है, CC नीचे CH3 लटका होता है, ये आइसो समूह है। इसमें कितने कार्बन काउंट आ गए, 3 तो हो चुके हैं, 4 और 5 में यहाँ पे कर सकता हूँ, बैलेंस पूरी कर दो। फिर CH3 CH2 CH3, ये क्या हो गया, आइसो समूह है। तो आइसो आ गया, नाम क्या गया, आपको समझ में आ रहा है, जल्दी तो नहीं हो रहा है। आइसो, और कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो पेंटेन हो जाएगा, आइसो पेंटेन। सिंपल है ना, 2 समावयवी यौगिक बन गए। तीसरा और क्या बन सकता है, इसमें मैं नियो बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ, चलो चेक कर लेते हैं। नियो के लिए क्या कंपलसरी, पहले वो लिख दो। नियो के लिए कंपलसरी है कि जो सेकंड वाला कार्बन है उस पे दोनों तरफ CH3 होना जरूरी है। तो देखो कितने कार्बन काउंट हो चुके हैं, 1 2 3 4 कार्बन काउंट हो चुके हैं। तो 1 कार्बन और लगा दूंगा, क्योंकि अपने पास 5 हैं ऑलरेडी। 5 तो भाई नियो भी बन सकता है, तो नियो भी लिख सकते हैं। तो नियो पेंटेन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। समझ लेना, वीडियो को रोक के देख लेना, जो भी आपको लग रहा है साइड में हो रहा हूँ देख लो उसको आराम से। नियो पेंटेन हो सकता है। और कुछ बन सकता है कि नहीं बन सकता है, और कुछ बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बताओ। बन सकता है, बताऊं कैसे। देखो यहाँ पे हमने आइसो में क्या किया था, CH3 समूह जो है ये हमने 1 2 3 और 4 दूसरे नंबर पे कार्बन पे लगाया है। इसको मैं यहाँ भी तो लगा सकता हूँ, तीसरे नंबर पे भी लगा सकता हूँ, ये भी बन सकता है। ये हमें देखना पड़ेगा बेटा, है ना, ये भी बन सकता है भाई साहब। सर आपने तो राज की बात बता दी। तो देखो 4 कार्बन सीधे हैं, 4 कार्बन में सीधे लगाता हूँ, CH3 CH CH2 और CH3। पहले ये 2 नंबर पे था, अब मैं इसको क्या करता हूँ, तीसरे नंबर पे ले जाता हूँ। बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको मैं तीसरे नंबर पे ले जाकर ये बैलेंस ही पूरी कर लो, ये CH हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, है ना। तो अब ये भी बन सकता है। तो 1 2 3, और इसका मैं एक बार नाम लिख देता हूँ, है ना, आपको और समझ आ गया, ठीक है। तो ये भी बन सकता है, इसका मैं नाम लिख देता हूँ। क्या नाम लिखूंगा इसका, मैं नाम इसका लिखूंगा तो 2 मेथिल, है ना। इधर से है श्रृंखला, ये हमारी हो गई 2 मेथिल हो गए। कितने कार्बन, 4 कार्बन है, तो मेथिल प्रो ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। अब ये भी तो बन सकता था हमारा, है ना। हाँ, इसका भी नाम लिख लेते हैं। नाम लिखते हैं तो नाम लिखते वक्त सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला, तो जो हमारी है वो लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। फिर नामांकन करना है, उसका नंबरिंग करनी है उसकी, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करते हैं बताओ, देखो कंफ्यूजन दूर होने वाला है तुम्हारा।
नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहां से हमारा प्रतिस्थापी समूह पास पड़े। तो इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे, इधर से करेंगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे सब आता है आपको। 1 2 3 और 4 नंबरिंग कर दी। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिख दो। क्या नाम लिखेंगे, 2 नंबर पे मेथिल है तो 2 मेथिल। ठीक है, कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन क्या बोलते हैं, मेथिल प्रोब्यूट, तो 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। लेकिन बेटा देखो, यहाँ पे हमने समावेशी यौगिक बनाया तो 2 नंबर पे था, इधर हमने क्या सोच के बनाया कि 3 नंबर पे है। लेकिन जब हम इनका आईयूपीएसी नाम लिख रहे हैं तो देख रहे हैं कि भाई इसका भी 2 मेथिल ब्यूटेन है, इसका भी 2 मेथिल ब्यूटेन है, मतलब ये यौगिक तो एक ही हो गए। क्योंकि ऐसा थोड़ी होगा कि भाई इधर से करें, अब हम नंबरिंग इधर से करेंगे, पहले हमने इधर से की थी। तो ये जो हमारा यौगिक है ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये यौगिक हमारा नहीं बनेगा, यही ध्यान रखना है। तो जो भी यौगिक आप बनाओ उसका आईयूपीएसी नाम जरूर लिख लेना। बाकी वैसे देखने में हो सकता है हमें अलग दिख रहा होगा, वो वेरी गुड, क्या बोलते हैं, जो भी बिल्कुल दिख सकता है, देखने में हमें अलग लग सकता है, लेकिन एक्चुअली वो अलग नहीं होगा। क्योंकि हमें लगा हाँ यार इधर से है, ये तो उधर चला गया। तो क्योंकि एग्जाम हॉल में तो दिमाग खराब वैसे रहता है ना, माइंड पे इतना प्रेशर वैसे, हाँ ये भी बन सकता है। वहां पे ऑप्शन में क्या आएगा, 2 3 4 5, ऑप्शन में क्या आएगा, कितने समावेश बन सकते हैं, 2 3 4 5। आप देखेंगे 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, 4 बन गए, 4 बन गए, 4 पे टिक करके आ जाओगे, गलत हो ही नहीं सकता हमारा, बिल्कुल सही है, पता चला कि गलत हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के जो बात समझ में आ गई आपको, ये यौगिक हमारा नहीं बनेगा। तो कितने यौगिक बनेंगे, 1 2 3 बनेंगे, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ये वाला ऑप्शन जो है वो एकदम से राइट हो जाएगा। बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसी को उसने घुमा के रख दिया है पूरा तरीके से। तो अगर ये लॉजिक आपको हाथ में आ गया है तो बेटा पार है तुम्हारा, गंगा जी नहा के आ जाओगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, श्रृंखला समाप्त। अब आपको होमवर्क के लिए दें, कुछ होमवर्क के लिए दे दें, करके भेजना है ना। आलसी लोग भेजते नहीं हो, कुछ लोग ही भेजते हैं बस। मतलब कोर्स लिया है तुमने पढ़ने के लिए, घर बैठे हो तुम पढ़ाई करने के लिए, तो फिर पढ़ क्यों नहीं रहे हो। हाँ पढ़ो ना, हम भी परेशान है, तुम भी परेशान हो, तुम्हारे घर वाले भी परेशान है, और हमारे घर वाले भी परेशान है हमारे घर वाले भी परेशान है। किस बात से, कि हम तुम्हें इतना क्यों पढ़ा रहे हैं कि हम खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो सब परेशान है, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इसका यही है कि बेटा तुम पढ़ो है ना, तुम पढ़ोगे तो रिजल्ट अच्छा बनेगा। तो हमें कम से कम ये तो लगेगा मेहनत काम में आई है, घर वालों को लगेगा चलो पैसे दिए वो काम में आए। बाकी लाइव क्लास में डिस्कशन करने, भाई तू कहाँ से है, मैं यहाँ से, मैं वहाँ से हूँ, भाई हमें रिश्ता नहीं करना है ना, जानकारी नहीं करनी है। कॉलेज में आ जाओ, यहाँ पे जानकारी आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 4 साल है, 4 साल में तुम्हें जितना व्यवहार बनाना है बनाना। मैं कह रहा हूँ ना, एक बार कॉलेज में आओ, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी हर तरीके से। तुम्हें पैसे कैसे कमाने वो मैं हेल्प करूंगा, तुम्हें सोशल मीडिया पे पॉपुलर अगर होने का शौक है तो वो मैं हेल्प करूंगा, यूट्यूब अगर कुछ करना है तो वो सब चीज़ों में मैं हेल्प कर दूंगा। सारे काम कर रखे हैं, टेंशन मतलब पूरा फुल सपोर्ट रहेगा। लेकिन अभी इस वक्त हमारे लिए क्या जरूरी है वो डिसाइड करो बेटा। इस पीरियड में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए है कि मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, जिस एग्जाम की तैयारी के लिए मैंने जो सर को पैसे दिए हैं अपने घर वालों से लेके, उनको पैसों को वसूलना है, मुझे सिलेक्शन लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। इंस्टाग्राम नीचे जा रहा है, जाने दो, इंस्टाग्राम नहीं देख पा रहे हो डिलीट कर दो, इंस्टाग्राम का तो रोल ही नहीं है ना, सब इंस्टाग्राम पे तुम लोग, इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई रोल नहीं है, बंद कर दो, उससे हमें कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, कहीं पर भी हमारी तैयारी नहीं करवा रहा है। तो जो चीज़ हमारे लक्ष्य में हेल्प नहीं कर सकती उस चीज़ को, उस इंसान को डिलीट कर दो लाइफ से। बात ध्यान रखना, जो इंसान तुम्हारी लाइफ में हेल्प करता है तुम्हें करियर में, तुम्हें सही ग्रोथ ले जाने के लिए, उस इंसान को अपनी फ्रेंड सर्कल में रखो। और जो चीज़, जो टेक्नोलॉजी तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे करियर की तरफ पहुंचने के लिए हेल्प करती है, उस टेक्नोलॉजी को अपने पास में रखो। जो डिस्ट्रैक्ट करती है उसको लाइफ से हटा दो। सिंपल सा सिद्धांत ये होता है, एटीट्यूड ऐसा रखा करो। ठीक है, चलिए तो श्रृंखला समाप्त हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको होमवर्क देना था, होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क आपका रहेगा, आपको किस यौगिक का बना के भेजना है, C6H14 में कितने समावेशी यौगिक बनेंगे, कितने समावेशी यौगिक बनेंगे, ये आपको बताना है। थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्ण।